जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलकलांबा। साथी जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फिर मैं आज अपनी बात को रखूंगी। मुझे लगता है कि काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, मैं अपनी बात को आज रख सकती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, ज़रूर महसूस करती हूँ कि आप लोगों से जो भी प्रश्न हैं, उनके जो सुझाव हम तक आ रहे हैं या हमारी जो बात आप तक पहुँच रही है, उसे दो तरफा रखें। बट कुछ माफ़ी चाहूँगी, असामाजिक तत्व जिन्हें अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, वो जब आ जाते हैं तो ध्यान यहाँ से हटता है और मुद्दा कहीं का कहीं और चला जाता है। व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक वसीम भाई? टॉपिक कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके आसपास है, आप देख रहे हैं। भारत के अंदर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और पिछले एक दिन के अंदर ही कम से कम 5,000 नए मामले आ चुके हैं। दुख हो रहा है कि सारा दोष प्रवासी मजदूरों पर डाला जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं। प्रवासी दो तरह के हैं मेरी नज़र में, आपका नज़रिया क्या है नहीं जानती हूँ। 2 तरह के प्रवासी, एक वो प्रवासी भारतीय जो हवाई जहाज में बैठ कर भारत में आए, जिनका कोई कोरोना वायरस टेस्ट उस समय नहीं किया गया, जो हिंदुस्तान में गए और बाहर से हवाई जहाज के माध्यम से वो प्रवासी भारत कोरोना वायरस लेकर आए। लेकिन आज दोष किस पे डाला जा रहा है? आज दोष पूरी तरह से प्रवासी गरीब मजदूर के ऊपर, जो सड़कों पर पैदल चल रहा है, उसके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया है कि ये प्रवासी भारतीय मजदूर जो हमारा है वो एक राज्य से दूसरे में जा रहा है, इसलिए ये कोरोना वायरस फैला रहा है। माफ़ी चाहूँगी, ये गरीब तो बेचारा कोरोना वायरस की मार से भूखमरी, बेरोजगारी, मीलों सड़कों पर चलकर किसी एक का या किसी की दूसरे की वजह से आज सारा खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अभी आज ही की खबर है TV9 भारत की, जो उन्होंने दिखाया कि हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली और गुड़गांव के जो बॉर्डर पे कम से कम 700-800 मजदूर जो हमारे हैं वो दिल्ली के बॉर्डर में दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गुरुग्राम में एंटर हो गए, क्योंकि वहाँ वो रहते हैं, वो उनका घर है, वो अपने घर जाना चाहते हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, लोग कहते हैं सुझाव दीजिए, डॉक्टर हो, हम सब हों, लगातार सुझाव दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूरी बनाकर रखिए, हाथों को धोते रहिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, घरों में रहिए। अरे 1,000 मजदूर हर सरहद, हर बॉर्डर पे जो आपने बना दिए हैं, वहाँ पर भूखा और प्यासा घर जाने के लिए बैठा है। कांग्रेस ने प्रयास किया था, प्रियंका गांधी जी ने 1,000 बसें भेजी। कल दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि 20 मई को शाम को 4 बजे, 4 दिन के बाद वो 1,000 बसें खाली लौटा दी गई। और कांग्रेस को मिला क्या? पहली FIR दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे हुई, दूसरी FIR उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर हुई, और FIR ही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। अपराध क्या था? सिर्फ उन्होंने प्रियंका गांधी जी के कहने पर पूरी कांग्रेस ने मिलकर 1,000 बसेस मजदूरों को समय पर रहते सुरक्षित उनके घर पे जाने के लिए एक मदद के लिए आगे बढ़े थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उन मजदूरों को तो वो बसें नहीं दे पाए, खाली लौट गई। उल्टा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उन्हें भाजपा की सरकार ने जेल भेज दिया है। और तीसरी FIR आज 21 मई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, जिनके भारत रत्न को लिए जाने की, वापसी लिए जाने का प्रस्ताव दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधानसभा में लाई थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, मैं उस समय दिल्ली विधानसभा की सदस्य थी और भारत रत्न को वापस लिए जाने का प्रस्ताव का अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी द्वारा उस प्रस्ताव का मैंने घोर विरोध किया था और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को मैंने कहा था मैं तैयार रहूंगी। उसकी कीमत चुकानी भी पड़ी, पर कोई चिंता नहीं। वो भारत रत्न जो राजीव जी जिसके हकदार थे, वो आज भी उनके साथ है। 18 साल के हुए हम सब लोग, तो लगा ये 18 साल का वोट का अधिकार किसने दिया? श्री राजीव गांधी जी ने हम सब युवाओं को 18 साल में वोट का अधिकार दिया। 21 साल के हुए तो चुनाव लड़ने का अधिकार, लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। महिलाओं की बात करें तो 33% पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। पंचायती राज श्री राजीव गांधी जी की शुरुआत पर था। आज हर एक के हाथ में जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब
किसकी दूरदर्शिता का नतीजा है आज? श्री राजीव गांधी जी, क्योंकि वो श्री राजीव गांधी मात्र 40 साल, सिर्फ 40 साल की उम्र थी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, और मात्र एक बार मौका मिला उन्हें, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद वो आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आतंकियों का निशाना बने और शहीद हो गए इस देश के लिए। आज उन्हें हमारे बीच से गए हुए 29 साल पूरे हो चुके हैं, और पिछले इन 29 सालों में से गांधी परिवार को जो गाली देते हैं, पिछले 29 सालों से इस गांधी परिवार का, महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, लेकिन 29 सालों से राजीव जी के जाने के बाद इस गांधी परिवार में से कोई भी देश, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहें, राज्यपाल कहें, प्रधानमंत्री कहें, कोई उन्होंने ऐसा पद नहीं लिया, सिर्फ सेवा की। और आज सेवा का नतीजा ये मिलता है कि आज जब राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर FIR होती है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे FIR क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के PM केयर फंड में आ रहे करोड़ों रुपए का सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री के पास पब्लिक जो हमारे सर्विस यूनिट्स हैं, हमारी जो हैं PSUs हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया आ रहा है, कितना आया है, किससे आया है, कहाँ खर्च किया है, पारदर्शिता की बात कही तो ये उन्हें मंजूर नहीं। और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी पे भी FIR कर दी गई है। मुझे मालूम नहीं है कि हजारों की तादाद में मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर है, और सारा आरोप इसी गरीब पर डाल दिया गया है कि इसकी वजह से जो 1 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, ये सरकार अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरे विश्व से जो प्रवासी भारतीय देश में आए थे उनके ऊपर दोष नहीं डालेंगे, ये दोष हिंदुस्तान के प्रवासी गरीब मजदूर पर डाल रहे हैं कि उनके इस तरीके से जाने से ये हो रहा है। आपने तो सिर्फ ये कह दिया जो जहां है वहां रहिए, फैक्ट्री बंद हो गई, किराएदार किराया नहीं मांगेगा, लेकिन किराएदार लगातार किराया मांग रहा है। कहाँ जाए बेचारा, कौन से थाने में जाए, कहाँ सुनवाई होगी? किराएदार ने, मालिकों ने परेशान किया, मालिकों की अपनी समस्याएं थी, फैक्ट्री बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूर था, ना पैसा था ना अनाज था, निकल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा ही फेसबुक लाइव देखिएगा, लॉकडाउन 1 जब घोषित किया था तब मार्च का मेरा वो लाइव वीडियो है, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल फ्लाईओवर दिखता है। हज़ारों की तादाद में मार्च में मजदूरों ने अपने घरों से की तरफ वापस जाना शुरू किया था। मार्च से अप्रैल से मई आ गया, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में आज भी वो सड़कों पर है। मैं आप सभी से कहूँगी, उत्तर प्रदेश के बारे में माफ़ी चाहूँगी। 4 राज्य हैं कांग्रेस के। अगर आप कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें देकर जो मदद का हाथ आगे बढ़ाया था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वो राजनीति थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें ये सुझाव देंगे? क्या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो साइक्लोन से कितने लोग वहां पर जो अपनी जान से हद हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जो है बंगाल की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई, और यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए बंगाल में, हम और आप बंगाल के इलाकों का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि इस विपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी एक साथ उनके सामने खड़ी हैं। अपील किए, देखते हैं प्रधानमंत्री जी समय निकाल के पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर, इस आपदा के समय पर पहुंचते हैं, या यहाँ बैठे बैठे सिर्फ खोखले कि हम मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। कथनी और करनी में बदलना बेहद ज़रूरी होगा, मैं आप सभी से कह रही हूँ। और एक और बात कह रही हूँ, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी लोग, आज तक मैंने उनको कभी ट्विटर पर नहीं देखा था, मुझे लगा शायद वो है ही नहीं है। उनको मैंने अपनी आदरणीय बहन जी मायावती जी के साथ सड़कों पर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1, 2, 3 में नहीं देखा मदद करते हुए कि बहन जी ने अपनी, उनके मैं ट्विटर हैंडल पे भी गई हूँ, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख उनके फॉलोवर हैं बहन जी के। कहीं कोई एक तस्वीर मुझे पूरे ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखिएगा नहीं मिलेगी कि वो उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही अपने ही समाज, अपने ही लोग जो दलित मजदूर हैं,
कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, या उनकी जो स्थिति है उसकी तस्वीरों को, वीडियो को वो शेयर करके देश की सरकार से प्रश्न कर रही हूँ। बहन जी की एक ट्विटर हैंडल पर ऐसा कोई भी एक वीडियो या एक फ़ोटो आपको नहीं दिखेगा। अगर इसकी चिंता प्रियंका गांधी जी कर रही थी 1000 बसेस की, तो बहन जी का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट में कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी से, देश के प्रधानमंत्री से नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से नहीं, यूपी के अभी के मुख्यमंत्री से नहीं। बहन जी कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहती है। वो प्रियंका गांधी जी जो न सांसद है उत्तर प्रदेश से, न विधायक है, न पार्षद है, न मुख्यमंत्री हैं, वो तो मदद का हाथ आगे बढ़ाए थे। 1000 बसें खड़ी होकर वापस चली गई। वो बहन जी पूछती हैं, प्रियंका गांधी जी ये बसें आप लखनऊ पहुंचाइए, यहाँ पर भी गरीब मजदूर दलित सड़कों पर त्राही त्राही कर रहा है। बहन जी, तो आप क्या कर रही हैं लखनऊ के अपने आलीशान बंगलों में बैठकर? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बहन जी कि आप लखनऊ में होते हुए बाहर निकलें? आपने पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड या प्रियंका जी की तरह अपनी पार्टी से कितने करोड़ों रुपए की मदद उन दलित मजदूर गरीब भाइयों की है? इसको भी मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, एक भी ऐसा योगदान आपकी तरफ से नहीं दिखा मुझे। और जब मैंने प्रश्न किया तो पूरी सेना को मेरे पीछे लगा दिया गया, पूरी सेना को, सिर्फ मेरा प्रश्न पूछने से, क्योंकि बहन जी प्रियंका गांधी जी से सवाल कर रही थी, देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री से नहीं, प्रियंका गांधी जी से कि ये यहाँ पहुँचा दीजिए। और आज नहीं वो बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल किस अपराध में भेजा गया है। आज वो नहीं बोल रही, वो खामोश है, क्योंकि साफ सी बात है, जेल जाने से हर कोई डरता है। बहन जी को भी डर लग रहा है। 2019 का गूगल करिएगा, कहाँ कहाँ सीबीआई के छापे पड़े, कहाँ कहाँ उनके खाते सील हुए, ये सब की जानकारी गूगल पे आपको मिल जाएगी। आज अगर वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न करेंगी, तो स्वाभाविक है दोबारा से सीबीआई को पीछे लगा दिया जाएगा। इस डर से वो देश की सरकार से, यूपी की सरकार से प्रश्न नहीं कर रही। इस डर से वो प्रियंका गांधी जी से प्रश्न करती हैं, वो कांग्रेस से प्रश्न करती है जिनकी देश और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। और जब मैं भी प्रश्न करती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, वो अपना कार्ड खेलना, उनका पूरा जो सेना है वो शुरू कर देती है कि अलका लांबा ने उन्हें ऐसा पूछ कैसे लिया। कहावतें कुछ बनी हुई हैं, उन कहावतों का इस्तेमाल हम लोग समय समय पर करते रहते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर मैंने भी ये कह दिया कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और हैं, तो इसमें अपमान कैसे हो गया? ये तो कहावत है ना, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना, हाथी। अब वो हाथी बीएसपी का निकला तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने कह दिया कि बहुत से नेता हैं जो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, जो चुनाव में सिर्फ बाहर आते हैं और बाकी समय अपने अपने आलीशान बंगलों में, अपने ऐशो आराम में बैठे रहते हैं, तो ये भी एक कहावत है, बरसाती मेंढक। इस पे भी उनको लगा कि मैंने अपमान कर दिया है। अपमान तो आप कर रही हैं उस गरीब मजदूर का, जिसकी मदद के लिए जब प्रियंका गांधी आगे आई, आप उन्हें प्रियंका गांधी जी का साथ देने की बजाय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साथ देना ज़रूरी समझा। ये मैंने नहीं कहा, भीम सेना के, हाँ, जो उन पर दबाव आया बीएसपी के लोगों का कि आप कुछ बोलिए, तो उन्हें भी लगा कि उन्हें समर्थन चाहिए बीएसपी के इन कार्यकर्ताओं का। आज उनके दबाव में नहीं बोलेंगे तो शायद ये जो समर्थन बहुत बड़ा आज उन्हें बीएसपी के कार्यकर्ताओं को मिल सकता है, वो कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने भी फटाफट भीम सेना के, क्या नाम है, कोई आज़ाद है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये हमारे दलित समाज और महिला का अपमान है। कोई शब्द तो एक बताइए, कोई एक शब्द तो बताइए। और मैंने तो अपने उस ट्वीट में नाम भी नहीं लिया था। और सच बताऊं, मेरा वो ट्वीट माया की धनी, मैंने तो ये लिखा था माया की धनी
ठीक है, वो माया की धनी आजकल हमारी कांग्रेस की एक और विधायक है, नाम नहीं लूँगी, समझदार हैं। उस कांग्रेस की एक अभी आज की जो विधायक है वो भी माया की बहुत धनी है, राजघराने से हैं। वो भी आज संघ भाजपा की जुबान में बोल रही हैं और प्रियंका गांधी से प्रश्न कर रही हैं, और ऐसा प्रश्न जिसका कोई मुंह सर पैर कहते हैं ना, वो नहीं है। तो मेरा कटाक्ष तो उन पे भी हो सकता था। मैंने ना बहन जी शब्द का इस्तेमाल किया, ना मायावती जी का नाम लिया, ना मैंने बीएसपी का नाम लिया, मैंने तो माया की धनी का नाम लिया था। और कहते हैं ना, अभी एक और तीसरी कहावत है, इसमें भी दिक्कत होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जो ट्वीट था वो खुद ही उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, भैया लेना है तो ले लो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नाम का इस्तेमाल नहीं किया और आपने ट्रेंड चला दिया। अलका लांबा माफ़ी मांगो। अलका लांबा क्यों माफ़ी मांगेगी भैया? हमारे राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं, हम गांधीवादी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। जब हम कहते हैं तो तथ्यों के ऊपर डंके की चोट पर कहते हैं, समझ रहे हैं? 24 घंटे हो गए आपके हैंडल को चले हुए, ट्विटर हैंडल ट्रेंड करा रहे हैं, अलका लांबा माफ़ी मांगे। मंगवाइए माफ़ी, मैं भी देख रही हूँ। बेनकाब जवाब होते हैं, आप ही से प्रश्न किया जाता है कि देश की सड़कों पर गरीब दलित महिलाएं शोषित हो रही हैं, तो आपकी बहन जी कहीं नहीं दिखाई देती पूरे लॉकडाउन में। कोई फोटो कोई वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं करती हैं, किसी को फॉलो नहीं करती, अपने बीएसपी के नेताओं को भी वो फॉलो नहीं करती हैं। ये जो भीम आर्मी सेना वाले नेतागिरी करने निकले हैं ना, इन्होंने ही बहन जी के लिए कहा था, मैंने पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, कहा था कि बीजेपी के एजेंट्स जो हैं वो बीएसपी हाउस मायावती जी के घर में क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं चुनावों में, मैंने नहीं कहा था, चंद्रशेखर जी ने कहा था। और बहन जी ने पलट कर क्या कहा था, क्योंकि बहन जी को साफ सी बात है, बीएसपी के अंदर अपने भांजे के सामने किसी और को देखना मंजूर नहीं है। वो जो ब्रांडेड जूते लाल रंग के पहन के मंच पर बीएसपी का महासचिव बना दिया गया, जिन्होंने कभी गरीब दलित के घरों में जाकर झांका नहीं, अभी भी वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई संघर्ष करते हुए, कोई आवाज़ बुलंद करते हुए, कोई उनकी मदद करते हुए। उनके सामने इनको ये गलतफहमी है कि बहन जी इनको समर्थन कर देंगे। तो ये आपकी अपनी आपस की, चाहे वो बीएसपी हो, बहन जी हो आपकी, या आपके वो चंद्रशेखर हो, भीमसेना हो, या आपकी इसकी पर्सनल लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता कुर्सी की लड़ाई है, भैया आप लड़ते रहिए, मुझे क्यों उसमें घसीट रहे हैं? आपकी अगर बहन जी नहीं निकल रही दलित मजदूरों की, गरीब की मदद करने के लिए सड़कों पर, और प्रियंका गांधी जी से अगर प्रश्न करेंगी तो स्वाभाविक है जवाब तो उन्हें दिया जाएगा, जवाब उन्हें सुनना भी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को?